आज का विषय कुछ और ही था। आज की ये सभा ये विचार जो रखी गई है वो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस जो मुंबई की एक संस्था है जिसने अपना एक लक्ष्य बनाया है कि इस देश के न्यायतंत्र पर जनता का विश्वास घटते जा रहा है और परिस्थिति इस हद तक आ चुकी है कि जैसा ही भाई साहब ने बताया कि अब वे न्यायतंत्र में नहीं बाहर सेटलमेंट करना चाहते। और इसी संदर्भ में आपको एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर उसे चैलेंज समझे, कुछ भी समझे, वार्निंग समझे कि यदि आप न्यायतंत्र में सुधार नहीं करते हैं तो आने 3 साल के बाद न्यायतंत्र के विरुद्ध विनम्र आंदोलन करेंगे। इसका नाम न्याय यात्रा दिया है और संक्षिप्त में उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो ये जो आपने हिंदी पत्रक पढ़ा है वो हिंदी पत्रक अंग्रेजी में था। अंग्रेजी को हम लोगों ने जयपुर के हमारे मित्र सुरेश अग्रवाल जी ने पत्र भेजा है, तो वही हम आपको भेजा है। और सवाल हमारे बीच एक ही है, मैं आपसे भी कहूँगा, मुझे बताइए न्यायतंत्र पर कितने लोगों को विश्वास है? और क्या आप ये कह सकते हैं कि न्यायतंत्र हमारे देश में न्याय करता है? बताइए। आप कहते हैं ठीक है, अगर न्यायतंत्र न्याय करता है तो अभी आप खुद ही कहते हैं कि देरी से दिया गया है न्याय नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, भगवान जी भाई दयानी ने 100 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है। कितने? मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने अभी तक पिछले 14 साल में 100 public interest litigation have been filed by him, and recently the last one that we have filed the public interest litigation, it is relating to the dual post by the minister. कि एक सरकारी मिनिस्टर जो होता है वो दो पद लेकर बैठा है कि मिनिस्टर बन के महीना का 6 लाख रुपया तनख्वाह तो लेता है, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी वो काम करता है। ये केस कभी भी हियरिंग के लिए आ सकता है। मैंने अभी तक करीब 16 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, अधिकांश में सफलता प्राप्त की है। 12 केस मेरी फेवर में आए और 100% हमने जो प्रेयर किए थे उनको मिले हैं। और एक फैसला तो ऐसा था जिसको हमको 10 दिन के अंदर मिल गया। शायद आपको आश्चर्य होगा, ये सत्य घटना है कि मैंने केस किया और 10 दिन में द पिटीशन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। और वो डिस्पोज ऑफ पिटीशन किया तो 100% मैंने जो क्लियर किए थे वो एक केस हमने और एक किया था जिसमें 20 दिन लगा। 20 दिन में हमको प्रेयर मिल गया। तीसरा हमने एक केस किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हमने प्रेयर किया, नोटिस भेजी सामने को, और आप नहीं मानेंगे मेरी पिटीशन आती उसके पहले मुझे जो चाहिए था वो पार्टी ने एग्री किया। अब तीनों का मैं आपको संक्षिप्त में उदाहरण देता हूँ। रिसेंट जजमेंट जो आया था वो हीरा नंदानी का है। हीरा नंदानी बिल्डर से बहुत बड़ा बिल्डर है। 2008 में मैंने उसके विरुद्ध केस किया और उसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ के MMRDA ने उसको 2000 करोड़ के करीब की पेनल्टी लगाई। इतना ही नहीं, केस पेंडिंग था। 2008 में मुझे स्टे मिल गया। वो बिल्डिंग में आप समझ सकते हैं इतना बड़ा बिल्डिंग किस तरह का एडवोकेट करता होगा, लेकिन उसकी कुछ ना चली और 2008 में मुझे स्टे मिला जो आज तक वैलिड था। वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। ये रिसेंट जजमेंट में आपको बताया। और उसकी वजह से आज उसको करीब 45 लाख स्क्वायर फीट जमीन मुंबई में गरीब लोगों को ये देनी पड़ेगी और 135 रुपये के हिसाब से सरकार को करीब 15 लाख स्क्वायर फीट का मकान बनाकर देना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी जमीन अगर देनी पड़े तो उसकी कीमत क्या होगी। एक केस था जब हमने टाटा पावर कंपनी के विरुद्ध की। टाटा पावर सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया कि वो रिटेलर को पावर दे सकता है। मेरे घर में उस समय रिलायंस की एनर्जी आ रही थी। मैंने टाटा कंपनी में एप्लीकेशन की कि आप मुझे पावर दो, तो टाटा कंपनी ने कहा कि मैं आपको पावर नहीं दे सकता क्योंकि MERC ने, महाराष्ट्र स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, वो हमको परमिशन नहीं दे रही है। मैंने MERC को RTM रिक्वेस्ट की, अपील की कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो तुमने उसको परमिशन क्यों नहीं किया। उसने मुझे जवाब नहीं दिया क्योंकि नोटिस देना आवश्यक होता है। हमने नोटिस दी, उसने नहीं मांगी। सीधा मैंने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाकर
बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन की, आपकी जानकारी के लिए मेरी हियरिंग आती उसके पहले मेरे घर में टाटा पावर दस गया और स्विचों का अधिकार की सभी जनता को दे दिया गया। यहाँ टाटा और जानते हैं टाटा लेता है 2 रुपया 70 पैसा और रिलायंस लेता है 4 रुपया 25 पैसा। हमने एमईआरसी से पूछा ये अधिकार किसको दिया है कि 270 में बेचेगा वो 425 में, और रिलायंस का अपना पावर जनरेशन तो था नहीं, वो टाटा से खरीद की जनता को दिया है। इसका रेट कौन निश्चित करता है? एमईआरसी निश्चित कर रही है। आप मुझे बताइए एमईआरसी टाटा को बोलती है 2 रुपया 70 पैसा में वो, और रिलायंस को बोलती है 4 रुपया 25 पैसा। अगर हम आंकड़े में हिसाब करेंगे तो साल का 3000 करोड़ का बैठे बैठे वो कमा करता है, पावर जनरेशन करता है। सिर्फ उसने एग्जिस्टिंग कंपनी बीएसईएस को शेयर के माध्यम से एक और कर लिया और आज रिलायंस बैठे बैठे 26 लाख कंज्यूमर को इस तरह से दिया गया। मुंबई में कानून बना दिया गया, शायद आप जानते होंगे कि प्रत्येक दुकानदार को आज के बाद अंग्रेजी भाषा में नहीं बल्कि देवनागरी भाषा में दुकान का नाम लिखना होगा। मैंने कहा अच्छी बात है, प्रादेशिक भाषा का महत्व होना चाहिए। गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तमिलनाडु में तमिल, राजस्थान में हिंदी, अगर सब जगह होती है तो गलत बात नहीं। लेकिन रात को सपना आता है और दूसरे दिन जब कानून बना लेते हैं तो नुकसान किसको हुआ? मैं उस वक्त मुंबई महानगर व्यापारी परिषद का सेक्रेटरी था। आज भी मैं मुंबई महानगर व्यापारी परिषद का पिछले 15 साल से सेक्रेटरी। जितने बड़े बड़े दुकानदार थे, खास करके ज्वेलर्स है हमारे राजस्थान में, उन्होंने अपने ज्वेलर की दुकान नियॉन साइन बोर्ड से लिख के रखी थी। बहुत बड़े बड़े होटल वाले थे जिन्होंने नियॉन साइन में लिख कर रखा था, और कुछ लोगों की नई दुकान की ओपनिंग होनी थी जिन्होंने नए अंग्रेजी शब्द में अपना बोर्ड बना लिया। आप मुझे बनाइए अगर ये कानून लागू होता है तो परिणाम क्या होगा? नियॉन साइन का बना हुआ बोर्ड चेंज करके उनको फिर देवनागरी में करना पड़ेगा। एक बोर्ड 3 लाख से लेकर 7 लाख तक का बनता है। मुंबई में करीब 2 लाख रिटेलर हैं, उसमें कम से कम करीब तो 12,000 लोगों के नियम साइन के बोर्ड थे। कितना बड़ा नुकसान होगा? हमने सरकार को समझाने की कोशिश की, मेयर से मिला, म्युनिसिपल कमिश्नर से मिला, यहाँ तक के सचिवालय में जाकर मैं अर्बन डिपार्टमेंट जिसके अंदर में आता था उसके चीफ सेक्रेटरी को भी मिला और सबको समझाने की कोशिश की कि इतना सुधार किया है तो और थोड़ा सुधार कर दो कि नया लाइसेंस आज के बाद नई दुकान खुलेगी वो देवनागरी भाषा में, जिसका नियम स्थान का है उसको 5 साल के लिए, जिसका कॉस्ट टाइप का लिखा है उसको 3 साल के लिए, जिसका पेंटिंग है उसको 1 साल के लिए। लेकिन आप अचानक ये कानून मत लाओ, इससे करीब 12,000 लोगों को नुकसान होगा। लेकिन जिसकी से नहीं माने, मैंने कहा देखो नहीं मानते हो तो मैं संविधान की धारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उपयोग करूंगा और तुम्हारा कारण ऐसा कैसा हो जाएगा। वो नहीं माने, नेता भी नहीं माने, कोई नहीं माने, आप नहीं मानेंगे। मैंने पिटीशन की ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, 7 एसोसिएशन के 60,000 मेंबर को साथ में दिया और 7 लोगों को लेकर पिटीशन की। 1 मिनट में स्टे मिल गया, आज तक पूछते चालू। आप सोचिए, हाँ आर्टिकल 92G हमने उस अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर इसका उपयोग किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको शायद आश्चर्य होगा। मुझे ये बताइए क्या आप में से जितने लोग कहते हैं कि अगर न्यायतंत्र विश्वास है तो आज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज ये नहीं कहते जो इस पत्रिका में लिखा होता है, और न्यायतंत्र के जज ये नहीं कहते कि हम संपत्ति डिक्लेयर नहीं करेंगे, और प्रशांत भूषण की हिम्मत नहीं होती कि वो कोर्ट में ये कह देगा कि 16 में से 8 जज जो है वो चोर है। 8 जज लोग चोरी नहीं करते। मैं तो कहता हूँ, शायद आप लोगों को पूरा लगेगा लेकिन आपको बता दूं, जो गोपियों ने उद्धव जी को कहा था, मैं आज आपको से कहता हूँ, गोपियों ने उद्धव से क्या कहा था कि कृष्ण के बारे में हमको ज्यादा मत समझाओ, कृष्ण को जाके इतना ही कह दो कि तुम नारी बनकर देख लो तो नारी के दर्द को समझोगे। तो मैं इस देश के जज और एडवोकेट को यही कहूंगा, एक बार आम जनता बनकर देख लो, जज और एडवोकेट समझ पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ देश में उस वक्त तक न्याय मिलेगा जब तक एडवोकेट रहेंगे, और मैं हर एक मीटिंग में कहता हूँ, क्योंकि जिस न्यायतंत्र के अंदर विचेरों पे आना पड़े, मिडलमैन को आना पड़े, उस कहाँ पर ऐसा होता? ये एक धंधा और प्रोफेशन बन चुका है। क्योंकि मुंबई के अंदर मैंने एक केस किया था, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा एडवोकेट आया जो शायद आज की तारीख में सिर्फ अपीयरेंस होने का 5 लाख रुपया लेता।
सिर्फ खड़ा रहने का हमारे साथ रहता है। मैंने एक केस में मैं खुद खड़ा, आपको शायद आश्चर्य होगा, वो केस मैं जीत गया, तो दूसरी बात वो एडवोकेट कभी आया नहीं। परिस्थिति क्या हो गई, फेस वैल्यू ऑफ द एडवोकेट के आधार पर फैसला होता है, सत्य के आधार पर फैसला हो सकता है, सत्य के आधार पर न्याय हो सकता है। कभी भी न्याय जो है वो एडवोकेट की फैसले से नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे देश में ये प्रचलन है कि एडवोकेट को देखकर जज निश्चय करता है सही होगा या गलत। और यही कारण है कि जेठमलानी जैसे बड़े बड़े एडवोकेट एक दिन तो एक ईमानदार आदमी के लिए लड़ेंगे, दूसरे दिन दाऊद के आदमी का भी केस लेकर लड़ेंगे। ये मेरा प्रोफेशन है, पूछिए तो जवाब ये नहीं करता है। प्रोफेशन में क्या मतलब ये है कि आप जानते हैं कि गलत है, फिर भी आप उसका मदद करेंगे। जब तक इस तरह से हमारे देश में ये पद्धति रहेगी, न्याय की उंगली बंद होगी। और आज जब हम बात करते हैं कि हम न्याय तंत्र में सुधार लाना चाहते हैं और एक लक्ष्य को लेकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम रहे हैं, भगवान जी वैसे बहुत जगह घूम चुके हैं, करीब 18 नगर में हम जा चुके हैं। पिछली बार हम बीकानेर थे, इसके बाद सूरत थे, बड़ौदा थे, अहमदाबाद थे, राजकोट थे। अभी हम यहाँ पे आए हैं, कल वापस हमारा नागपुर है, परसों हम जाने वाले हैं जयपुर। उसके बाद हमारा लक्ष्य एक ही है, लोगों को बताना कि हर एक समाज के अंदर जब जब न्याय तंत्र निकम्मा हो गया है, उस देश में हमेशा अराजकता फैली है। वहां पर एक ही नियम बाद में काम करता है और वो नियम होता है जिसकी लाठी उसकी लाठी, माइटी राइट। और वो हमेशा उसका अंग खून खराबे से परिवर्तित होता है। इतिहास करने की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो गद्दाफी का राज्य। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आए। और इतना ही नहीं, आज आप करते हैं कि आप अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, तो जिस समाज में न्याय नहीं होगा, उस समाज में आप और आपका परिवार सुरक्षित कैसे होगा, मुझे आप बताइए। अभी एक भाई साहब ने कहा कि सिर्फ जज को बढ़ाने से न्याय नहीं मिलेगा। मैं 100% उनसे सहमत हूं, क्योंकि मैंने एक ये सवाल भी जस्टिस कृष्णा से किया था। रामकृष्णा सुना हो, कृष्णा आई कमीशन, कृष्णा कमीशन बॉम्बे में था उनका। ये सवाल जब कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस में मैंने सभी के बीच में उनसे पूछा और मैंने उनको कहा कि इस देश में अगर आज न्यायतंत्र खड़ा है ना, तो इसके लिए देश के सारे जज जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जज को इच्छा शक्ति की नहीं न्याय करने की। उन्होंने कहा इसका भी आधार बताओ। तब मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो वहाँ एविडेंस की आवश्यकता होती है, वहाँ पर पुलिस इंक्वायरी होती है, सोचने से उसको भी एक टाइम लिमिट। लेकिन हमने जो केस किया था मराठी बोर्ड का कि भाई विधानसभा में कानून बना है, वह कानून संविधान के मौलिक धारा के अंतर्गत नहीं होता है, उसको 11 साल में मुझे स्टे देकर बैठे। मैंने कहा मैंने न्याय मांगा था, मैंने स्टे नहीं मांगा। तो मुझे कहते ठक्कर यू गॉट द स्टे, बी हैप्पी एंड मैरी। मैंने कहा मैरी के लिए मैं कोर्ट में नहीं जाता, मैं न्याय चाहता था। या आपको कह दो कि कानून बना हुआ संविधान के विरुद्ध है, और या कह दो कानून जो है वो संविधान के अनुसार है। लेकिन इस देश में जब पॉलिटिशियन की बात आती है, सरकारी अधिकारी की बात आती है, तो कभी भी जज जो है उसको रिजर्व जजमेंट कर देता है, लेकिन फैसला नहीं देता। और हमारा देश का न्यायतंत्र कभी भी, हमारे देश की न्याय पद्धति कभी भी रिजर्व जजमेंट को जजमेंट नहीं समझती है। क्योंकि हमारे यहाँ को आज जितनी भी तकलीफें हैं, इसका कारण एक ही है कि विदेशियों के द्वारा बनाए गए न्याय पद्धति को हमने सहज स्वीकार किया है 1950। हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए, हमारे देश की सभ्यता को देखते हुए, हमारे देश की संस्कृति और आचार विचार को देखकर यहाँ पे न्याय की प्रणाली नहीं बनी। जो दमन की नीति पर ब्रिटिश गवर्नमेंट न्याय प्रणाली थ्री टायर सिस्टम, किसी भी सिविल कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उसको हमने अपनाया। अब बॉम्बे की एक चाय की दुकान बराबर रोड के बीच में थी, उसको हटाने में 20 साल लगे। कारण क्या था? बीएमसी ने नोटिस भेजी कि भाई ये आपका सड़क के बीच में दुकान चाय की है, इलीगल है। वो जाके ब्रिटिश सिविल कोर्ट से स्टे गया। बीएमसी कुछ नहीं कर पाई महानगर पालिका। बाद में महानगर पालिका और आगे गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में स्टे लेकर आ गया। उसके बाद और केस चला,
सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये सही बात नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेके आया। उसके बाद उसकी हियरिंग हुई तो उसको 20 साल लग गए। अब जिस देश के सुप्रीम कोर्ट को एक क्षेत्रीय शक्ति समूह की समस्या को लेना हो, वहाँ 30 करोड़ केस तो जमा ऐसे ही होते हैं। यानी कुछ गलतियां हमारे देश के एडवोकेट्स की वजह से हो रही है, जहाँ फेस वैल्यू और एडजर्नमेंट एडवोकेट कहा जाते हैं। बॉम्बे में कुछ एडवोकेट है, उनको एडजर्नमेंट एडवोकेट कहा जाता है। कोई भी तारीख चाहिए उसको पैसा दे दो, तुमको डेट मिल जाएगी, उनका नाम ही है एडजर्नमेंट एडवोकेट। और मुझे तो दुख उस बार हुआ जब मैं बम्बई घुसा है तमिलनाडु, मैंने दोस्त को फोन किया चलो लोनावाला जाना है। तो आप जानते मेरे दोस्त ने क्या जवाब दिया मुझे कहा था आज मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा क्यों? मुझे कहा था मुझे अनाड़ी कोर्ट जाना है। मैंने कहा अनाड़ी कोर्ट? बोलता है मुंबई में मजिस्ट्रेट को अनाड़ी कोर्ट। और हकीकत में जब मैंने पिछली पद्धति देखी तो बॉम्बे के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो फैसले होते हैं ना, वो अनाड़ियों की तरह ही होते हैं। 100 रुपया फाइन नहीं भरा तो 200 रुपया फाइन, ज्यादा बोलो तो 500 रुपया। अब इस तरह के न्याय तंत्र को न्याय तंत्र कैसे कर सकते हैं? और अगर हम इसमें सुधार नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम कोई सुरक्षित नहीं है। याद रखें, क्यों कि हम सब एक समाज में रहते हैं, हम सब एक नाव में बैठे हैं जो समुद्र के बीच में है। ये कहना कि नाव डूबेगी तो मैं बच जाऊंगा, ये गलत बात है। क्योंकि अगर रास्ते में ट्रैफिक होगी तो बॉम्बे के ट्रैफिक में पुलिस कमिश्नर अपने बेटे को हॉस्पिटल में ले जाना चाहता था, 45 मिनट लेट पहुंचा और उस बेटे का एक हाथ जो था परमानेंट पैरालिसिस में आ गया, वजह ट्रैफिक। अब ट्रैफिक की समस्या इससे समाधान में भी सब जगह हफ्ता की सिस्टम थी। गंदगी होगी, मलेरिया के मच्छर होंगे, वहां से जज निकलेगा, एडवोकेट निकलेगा या सरकारी अधिकारी निकलेगा, तो मच्छर ये नहीं कहेगा कि इसको नहीं काटूंगा। गंदगी का प्रभाव सबको है। यानी करने का मतलब ये है कि समाज अच्छा बने, उसके लिए न्याय तंत्र के बगैर कुछ भी होगा नहीं। अब मैं आपको बता दूं, मैं सोसाइटी को पास उनका अध्यक्ष हूँ। सब जगह पर सोसाइटी का पास हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हम अत्यंत आभारी हैं जोधपुर के उन सभी लोगों को जिन्होंने सोसाइटी को पास जस्टिस करवाने का संकल्प किया है। उसकी हमारी कुछ छोटी सी प्रक्रिया है, उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि सोसाइटी को पास जस्टिस को आपको यहाँ के नियम के मुताबिक रजिस्टर कराना होगा। तो सोसाइटी को पास जस्टिस में कौन कौन है? अभी कोई नहीं, अभी बनाने का मनोज जी बैठे हैं। हाँ, तो आप लोग जब भी करें तो पहले इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बॉम्बे में तो चैरिटी कमिश्नर कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ऐसा होता है, हमें नहीं मालूम।